2012 में लॉन्च हुई थी, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। बट हुआ ये कि जब लॉन्च हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों को एडिक्शन लग गया था रेनो डस्टर का। एंड आज 2016 में वापस से रेनो ने कम बैक करा है अपनी न्यू डस्टर के साथ में। अब ये ओल्ड डीएनए कितना कैरी करती है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट ड्राइव वाले पार्ट में। बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको इसका एक डिटेल वॉक अराउंड शेयर कर चुका था। प्राइस चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मेरे पास में आज जो ये गाड़ी है ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। इसमें आप डीसीटी गियरबॉक्स और मैनुअल गियरबॉक्स आप ऑप्ट कर सकते हो। बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मुझे मैनुअल गाड़ी चलाने की इच्छा थी, और डस्टर जो आज मेरे साथ में ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल गियरबॉक्स है। इसके अंदर आप चाहें तो दूसरे भी ऑप्ट कर सकते हैं इंजन ऑप्शंस, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल भी ले सकते हैं। और अगर आप फेस्टिव सीजन पे गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा 1.8 लीटर का, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट आज इस वीडियो के अंदर ये बात करने वाले हैं कि ओवरऑल इस इंजन और गियरबॉक्स के साथ में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब रास्तों में, सिटी ड्राइव पे और हाईवे पे कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ रेनो डस्टर 1.3 टर्बो मैनुअल का। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा। रीज़न बीइंग क्या है कि एक तो टर्बो इंजन 1.3 लीटर, पावर बढ़िया है, 160 हॉर्स पावर है और 280 Nm का टॉर्क है। फिर ये है कि लाइक ये इंजन मतलब लाइक 1 लीटर और 1.8 लीटर के बीच में आता है। प्राइसिंग वगैरह जो है वो भी इसकी सही लगी मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को ही चला के जो है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप क्लच पे से पैर हटाते हो तो क्रॉल फंक्शन जो है वो चेक करते हैं इसका। ओ सॉरी मैंने एक्सेलरेट नहीं करा हुआ है, ठीक है। और अभी कार क्रॉल कर रही है, तो क्रॉलिंग स्पीड इसकी अराउंड 10 के आसपास है। सेकंड गियर डालते हैं, क्या सेकंड गियर में भी पॉसिबल है? ओके, वेरी नाइस। लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। या वी आर अराउंड 15 की स्पीड पे। थर्ड गियर डूइंग गुड। 20 की स्पीड, 21, नाइस। तो ये जो है फंक्शन आपके काम में आता है मोस्टली जब आप ट्रैफिक कंडीशन में चल रहे होते हैं। वहाँ पर आपको एक्सेलरेट वगैरह जो है वो नहीं करना होता है, गाड़ी को आराम से आप जो है वो सिंपली क्लच पे से पैर लिफ्ट करेंगे और आपको जो है वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो बार बार एक्सेलरेट और क्लच से आपको प्ले नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सिटी में ओवरऑल चलाने में कैसी लगी, हाईवे पे मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है, वहाँ मुझे कैसी लगी। फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी कितना शो कर रही है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। बाकी फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक बता दूंगा अंदाज़ा कितना जो है वो गाड़ी दे देगी और चलाने में कंफर्ट वगैरह कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर स्टेप इन होते हो, गाड़ी आपको मतलब लाइक बैठने के बाद में एक बढ़िया एसयूवी वाला स्टैंड देती है। आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है, अगर 6'3", 6'4", 6'5" भी अगर आप हो, तो जो सीट है दोनों फ्रंट एंड मतलब लाइक लेफ्ट वाली और राइट वाली, दोनों ही सीट की पोजीशन ऊपर और नीचे काफ़ी अच्छी हाइट पे हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा भी है ना, तब भी आपको हेडरूम का कोई इशू इस गाड़ी में नहीं आएगा। और अगर आपकी हाइट बहुत कम भी है, मतलब लाइक अगर आप 5'2", 5'3" भी हैं, 5 भी हैं, तब भी आप इसको काफ़ी अच्छा ऐसे मतलब बहुत हाइटेड कर सकते हो। ये देखो कितना हाइट, मतलब लिटरली अच्छा खासा प्ले है इसकी सीट में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मोस्टली लोगों के लिए, और वो बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठ के गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, गाड़ी का व्यूइंग एंगल अच्छा है। द पार्ट ये वाला जो है ना, मतलब लाइक ये थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आ गया है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ रूम थोड़ा कम है। नो डाउट कोई इशू नहीं आता है, जब आप चलाते हो तो गाड़ी आपको बढ़िया व्यू जो है वो मिल रहा होता है यहाँ से। बट बस ये मतलब एक तो जैसे डैशबोर्ड स्क्रीन आ गई, मतलब यहाँ से ये देखो इतनी गैप जो है वो रह गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि ये वाला रूम स्पेस थोड़ा कम है। यहाँ पर ग्लास एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो दिया जा सकता था। बाकी कोई परेशानी एज़ सच आपको नहीं आती है। फिर ORVM से आपको बढ़िया व्यू मिल जाता है और आपको IRVM से भी डिसेंट व्यू जो है वो मिल जाता है। कोई परेशानी मुझे यहाँ पर भी नहीं आई है। देन अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, बट ये जैसे आपको इस लाइक वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है ना, तो वो यहाँ पर इस तरफ दिया हुआ है, तो इस नॉब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो है वो आदत डालने वाली चीज़ है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली अपनी आदत क्या रहती है कि अपन यहाँ पर सर्च कर रहे रहते हैं कि वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह कैसे करना है, तो इनिशियली वो चीज़ होगी, बट आफ्टर दैट जो है वो आपको आदत पड़ जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ से जो है वो कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में स्विचेस के फीडबैक वगैरह जो है वो बढ़िया है। यहाँ पर स्क्रीन में एनिमेशन वगैरह जो है वो आता रहता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है स्क्रीन डिस्प्ले करती है यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से आपको इजी टू रीड जो है वो लगती है।
ऑरेंज कलर यहाँ पर ये जो है वो ऐसे प्ले होता करता है, बढ़िया लगता है मेरे को। कोई इशू परेशानी जो है वो इसमें नहीं आई है, देखने करने में सब चीज़ें सॉर्टेड जो है वो चलती रही। इवन तो अगर मेरे को कुछ ऐसे शिफ्ट करके कुछ और देखना है तो यहाँ पर जो बटन का फीडबैक वगैरह वो भी बढ़िया है जिस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी को लॉन्च करा है। फिर ये आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आता है, तो मोस्टली जो है हाईवे पे मैं इस तरीके से चला रहा था, और लेफ्ट साइड में लाइक मेरे पास में डेड पैडल है तो मैंने पैर वहाँ पर रखा हुआ है। फिर आपका लेफ्ट साइड में जो डेड पैडल है वहाँ पर नीचे पैर के पास में स्पेस तो काफ़ी अच्छा, बट जो आपका काफ रहता है ना वो यहाँ पर इस प्लास्टिक वाले पार्ट पे थोड़ा सा टच होता है। तो देखो ऐसे नॉर्मल आप 200-300 किलोमीटर चलाओगे तब तक तो कुछ नहीं है, बट जब आप 500-1000 किलोमीटर अगर सिंगल डे में स्ट्रेच मार रहे होगे ना, तब आप थोड़ा सा फिर इधर करोगे और यहाँ पर हल्का सा स्पेस जो है वो ढूंढने की कोशिश करोगे, दैट्स इट। या कुछ लोगों को ये सपोर्ट फील हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़े टाइम बाद में इरिटेशन हो सकता है कि नीचे मेरे को स्पेस मिल रही है पैर को इधर टिल्ट करने की, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो मेरा ये वाला पार्ट टच हो रहा है, दैट्स इट। बाकी रूमी है अंदर, यहाँ पर लाइक कोई ऐसे प्रॉब्लम जो है एज सच नहीं है। जो चीज़ मुझे फील हुई वो मैं आपको बता दी। फिर ये ड्राइवर साइड टिल्टेड है डिस्प्ले, पूरा सेंटर कंसोल, ये बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है गाड़ी के अंदर मुझे, तो ये चीज़ ये पार्ट मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ड्राइवर का यहाँ पर ध्यान रखा है गाड़ी के अंदर, ओके। और एसी अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। अभी हम देहरादून में चला रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखो एसी का काम पड़ना नहीं है, यहाँ पर क्लाइमेट ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, सूदिंग क्लाइमेट है, एयर क्वालिटी वगैरह सब चेक है, नो डाउट। इसमें EQI वगैरह लेवल आपको बता देता है, क्लीन एयर जो है वो करता रहता है, फिल्ट्रेशन चलता रहता है, बट फिर भी एसी मतलब ऐसे कट ऑफ वगैरह होते हुए फील अभी तो मुझे नहीं हुआ। बट जब बहुत अच्छी गर्मी में अपने गुड़गांव में जब इस गाड़ी को मैं एक्सपीरियंस करूँगा पीक समर में, तब उसके बारे में थोड़ा और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब लॉन्ग ड्राइव पर इस गाड़ी को लेके जाऊँगा। म्यूजिक सिस्टम की बात करें, वो थोड़ा सा मुझे डिसेंट लगा, वो और बेटर हो सकता था। म्यूज़िक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट जो है वो चांसेस हैं। अगर आपको बेसिक म्यूज़िक सिस्टम पसंद है ये आपका काम कर जाएगा, बट अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा बेस हल्का सा कभी कभी लाउड मस्ती के लिए कभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो तो आपको एक बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, उसके लिए आपको शायद थोड़ा सा अपग्रेड जो है वो करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप नॉर्मल मिड लेवल तक भी अगर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, जैसे अगर आप 20 तक वॉल्यूम है तो 10-12 तक जाना पसंद करते हैं, 60% तक आप बढ़िया म्यूज़िक जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद में वो वाइब जो है नहीं रह पाती है जो आप लाइक ऐसे नंबर्स इंक्रीज करते हो वाली, तो मतलब बेस वगैरह थोड़ा सा लगता है कि और बेटर हो सकता था। बाकी अब ड्राइविंग परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ये, इसमें 1 लीटर का भी इंजन का ऑप्शन है, उसमें 99 हॉर्स पावर की पावर मिलती है, इसमें आपको अराउंड 160 bhp की पावर मिलती है और 280 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं 1.8 लीटर इंजन आएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में जो दिवाली पे लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर आपको 160 bhp की पावर, 272 Nm के आसपास का टॉर्क जो है वो उसके अंदर आपको मिलेगा, ओके। तो अभी फिलहाल 1.3 लीटर टर्बो मैनुअल में चला रहा हूँ, इसको आप DCT गियरबॉक्स के साथ में भी ऑप्ट कर सकते हो, 7 स्पीड DCT के साथ में। अभी आपके ऊपर है कि आपको DCT चाहिए या मैनुअल चाहिए। पर्टिकुलर मैनुअल की बात करते हैं तो आज देखो चलाने में मेरे को ये इंजन बहुत बढ़िया लगा, बहुत पेपी है, रिफाइन है, स्मूथ है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हार्शनेस वगैरह बिल्कुल फील नहीं होती है। जब आप रैव करते हो तो ये कैसा फील होता है वो भी मैं आपको एक बार जो है वो करके बता देता हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, ओके। पीछे अभी कुछ नहीं है, मैं कंप्लीट ऐसे डेड स्टॉप तो नहीं कर रहा हूँ, बट सेकंड गियर में जो है मैं आपको एक्सेलरेट करके बता देता हूँ। वी आर इन थर्ड गियर एंड 130 मैंने क्रॉस कर दिया था, तो आप समझ जाओ। मैं आपको RPM दिखाना चाह रहा था, एक बार मेरे को स्क्रीन मिली नहीं, ठीक है, ये रहा RPM इधर। एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा अप हिल डाउन हिल वाला हो जाएगा, अपन थोड़ा सा एक बार प्लेन पे चलते हैं और वहाँ पर ये चीज़ वापस से रिपीट करते हैं। तो नो डाउट इंजन अच्छा है, इवन दो आप हार्ड ड्राइव भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो एकदम उसका साउंड ऊपर नीचे वॉइस टोन उसके चेंज हो जा रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से रैव करता है। फ्रेंच ऑटोमेकर को पता है यार कि उनके इंजन उनको कैसे बनाने हैं, उनकी गाड़ी की डायनामिक्स कैसे रखने हैं, ओवरऑल सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड। मेरे को डस्टर पहले भी पसंद थी, बात अलग है 4x4 वगैरह आता था, अभी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ना रियर व्हील ड्राइव ना ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आती है, बट स्टिल गाड़ी मेरे को आज भी अच्छी लगी ओवरऑल। देखो बढ़िया पावर आउटपुट वगैरह आपको देती है, सिटी में भी कोई पावर वगैरह की कमी महसूस नहीं होती है। सिटी में द थिंग इज़ कि आप गियर शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली करते रहते हो, ओके। तो बस ये एक चीज़ लगती है कि सिटी में आपको थोड़ा सा मैनुअल अगर आप लेते हो तो गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, बट बेस्ट पार्ट ये है कि गियर शिफ्टिंग आप देखो कितने स्मूथ है और गियर स्लोटिंग भी बहुत अच्छे से होती है, कभी भी मिस गियर भी जो है वो मुझे फील नहीं हुआ यहाँ पर, ओके। ये देखो, और क्लच भी अच्छा लाइट है तो आपको सिटी में चलाने में परेशानी भी नहीं आएगी।
तो अगर बहुत लिटरली मतलब है आपका कि यार 80-90% आप सिटी में चल रहे हो, देन बाय DCT। अदरवाइज मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल डस्टर 1.3 ले लो, एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया, कुछ नया आया है, ग्रीन कलर की अपन जो है वो फिनिश देख रहे हैं, लेदर सीट्स देख रहे हैं, स्टिचिंग्स वगैरह कुछ नया, डैशबोर्ड लेआउट, ओवरऑल वाइब बढ़िया है। फ्रंट ये जो क्रीजेस वगैरह जो बोनेट की दिखती है एकदम एसयूवी स्टैंस लगती है गाड़ी के अंदर के, हाँ यार मतलब कोई ऐसे वो गोल मटोल सी एसयूवी जो है ना, सो गोल्ड एसयूवी दूसरी गाड़ियाँ वैसा नहीं है, मतलब रोड प्रेजेंस गाड़ी की अच्छी। आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग शॉट्स देख रहे होंगे, तो ओवरऑल बढ़िया वाइब है गाड़ी के अंदर, कुछ भी कह दो। फिर इसकी 7 ईयर्स तक जो है वो वारंटी दे रही है कंपनी, और ऐसा है कि अगर आपने 2-3 साल में सेल भी कर दी ना, तो जो परचेज कर रहा है तो सेकेंड हैंड बायर्स के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि वो वारंटी उनके नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। तो मल्टीपल चीज़ें अब गाड़ी के अंदर रेनो ऑफर करने, क्योंकि यार देखो, एक जब नया प्रोडक्ट आता है उसके पीछे बहुत R&D जाती है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, और कंपनी चाहती है कि हम अपना बेस्ट करके जो है वो कस्टमर को दें, वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन टॉप पे प्रायोरिटी रखते हैं। तो डेफिनेटली यार रेनो की डस्टर पहले भी चलाई, जो लोग अगर आज भी यूज़ कर रहे होंगे वो लोग उस गाड़ी से खुश होंगे, और अभी भी अगर आप इसको परचेस करते हो ना, लिटरली मज़ा आएगा। तो ओवरऑल इंजन मेरे को अच्छा लगा, सिटी में भी हाईवे पे भी चलाने में। नेक्स्ट, गियर बॉक्स स्मूथ शिफ्टिंग देता है, क्लच लाइट लगा, नो डाउट क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब और थोड़ा सा कम ट्रैवल के साथ में क्लच जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता था, बट द बेस्ट पार्ट की लाइट है, तो मेरे को ऐसे परेशानी जो है वो नहीं आती है। मतलब ये ऑफकोर्स सिटी में आपको ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मोस्टली शिफ्ट करके जो है वो बैठ जाओगे। अब थोड़ा सा RPM के ऊपर बात करते हैं कि कौन से RPM कितने गियर्स पे जो है वो गाड़ी शिफ्ट करती है, आपको कब लाइक RPM को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा स्लो डाउन करके आपको हर एक चीज़ बताता हूँ कि फर्स्ट गियर कब चेंज होगा, सेकंड कब चेंज होगा, फिर 100-120 की स्पीड पे गाड़ी किस स्पीड पे चलेगी, ठीक है। ओके, अभी फर्स्ट गियर में हूँ मैं, 22 के आसपास चेंज करा मैंने, ये हाईवे के हिसाब से बता रहा हूँ। सेकंड गियर 39 पे पहुँच गई थी, ऑलमोस्ट खैर ज़्यादा थी। फोर्थ गियर 58, फिफ्थ गियर 6 गियर, तो अराउंड 70 पे आते आते आप 6 गियर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ओके, अब मैं आपको स्पीड पे RPM बताता हूँ। देखो, अगर आप 90 की स्पीड के आसपास चल रहे हो, यू आर अराउंड क्लोज टू 2000 RPM 100 पे। ओके, तो मतलब 2100 RPM के आसपास चल रही है ये 100 की स्पीड पे। 110 पे एक बार मैं आपको बताता हूँ। 6 गियर में भी देखो ना यार, मतलब कितना बढ़िया पुल मिल रहा है, ये अपहिल भी चल रहे हैं और गाड़ी एक्सेलरेट भी बढ़िया कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये स्पीड लिमिट वगैरह सब चीज़ें बता रहा है, एडास बढ़िया काम कर रहा है। अभी एडास का डेमो भी दूंगा मैं आपको लाइव। थोड़े से ऊपर ज़रूर रहते हैं RPM, बट ऐसे इंजन पे स्ट्रेस फील नहीं होता है। अगर जैसे मैं चाहूँ ना तो 120-110 पे भी अगर क्रूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इंजन पे स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, ना मेरे को एक्सेलरेटर पेडल पे हल्के से कोई वाइब्रेशंस वगैरह फील हो रहे हैं, स्मूथ है। तो RPM मेरे को इस गाड़ी के अंदर उतने ज़्यादा मैटर कर नहीं रहे कि मतलब RPM अगर आपने ज़्यादा रख लिए हैं, कम रख लिए हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अब फ्यूल एफिशिएंसी भी बता देता हूँ। अभी ये सिटी में से हम लोग देहरादून से क्रॉस करते हुए आए हैं, और ओके 14.8 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर गाड़ी शो कर रही है, ठीक है। हाँ जी, अब सस्पेंशन की बात करते हैं। देखो, राइड क्वालिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बट अगेन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा सा ऐसे आपको मतलब लाइक जो मतलब नॉइज़ जो है वो फील होती है कि अंदर से नीचे की तरफ से हवा निकल रही है, हल्का सा ऐसे केबिन नॉइज़ जो है वो और इम्प्रूव कर सकते थे, डैम्पिंग वगैरह थोड़ी बेटर करके। ओके, बाकी ओवरऑल सभी चीज़ें सही है, हार्शनेस या कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है। नॉइज़ डेफिनेटली थोड़ी आती है, सस्पेंशन की पे आ जाती है, इवन दो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि ये जैसे जो व्हील आर्च है उसके अंदर की साइड में जो लेयर है वो सॉफ्ट कुशनिंग की लगाई गई है, ताकि उससे बाहर का साउंड बहुत कम हो, इंसुलेशन जो है वो कम हो। बट थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, नॉइज़ जो है वो जो बाहर की है वो और केबिन के अंदर आइसोलेट, मतलब लाइक और बेटर तरीके से जो है उसको किया जा सकता था। बाकी आप 100-120 पे क्रूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम आप ऑन कर दो, फिर कट डाउन हो जाती है। अब मैं एक बार चुप होता हूँ, 100 की स्पीड पे कार क्रूज़ कर रही है, आप लोग एक्सपीरियंस करो।
आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको मतलब लाइक पता चला होगा। ये जैसे अंडुलेशन वगैरह से निकलती है ना, तो आपको पता ज़रूर चलता है, बट सॉफ्टली निकलती है, ठीक है। तो मेरे को ओवरऑल राइड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है गाड़ी के, बढ़िया राइड क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। मतलब जिस तरीके से ये टैकल कर रही है, बस आपको अंदर पता चल रहा है कि वहाँ से निकली है, अदरवाइज ओवरऑल मेरे को सीट पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ बढ़िया है। फिर इसका एडास, ओके, एडास टेस्ट आपको बता दिया जाए। 100 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया गया है, और स्टीयरिंग जो है वो हमने दे दी है एडास भैया को कि आप संभालिए। इसमें एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, लाइक एडाप्टिव नहीं आता है, आपको मैनुअल जो है वो क्रूज़ कंट्रोल मिलता है यहाँ पर। सॉरी, एक्चुअली लोग बीच में आते हैं ना, ये बार बार दिक्कत वो होती है, अदरवाइज़ ये बढ़िया तरीके से मेंटेन करती है। आपको वो देती रहती है वार्निंग, बट कभी भी इसने लेन आउट नहीं करा है। देखो कीप कंट्रोल की वार्निंग आती रही है। एडाप्टिव नहीं आता है। एडाप्टिव मीन्स कि वो गाड़ी आगे वाली स्पीड को देख के स्पीड सेंस करके स्लो डाउन नहीं करेगी, बिकॉज अगेन मैनुअल गाड़ी है ये, ठीक है। बट ये ऐसे इस तरीके से चलती रहेगी ऑटोमेटिकली, कॉर्नर्स वगैरह पे आपको प्रॉपर तरीके से बताती रहेगी कैसे चल रहा है, ठीक है। तो बढ़िया क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मस्त काम करता है इसका, और एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। और फिर उसके बाद में एक चीज़ और अच्छी है गाड़ी के अंदर, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई है तो देखो इसे रेड कलर की वार्निंग आती है ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया गाड़ी के अंदर वर्क कर रही है। स्क्रीन बढ़िया काम कर रही है। ये वॉल्यूम बटन यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए गए हैं, ये थोड़ा सा ऑड प्लेसमेंट हो सकता है, बट धीरे धीरे आदत होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैठेगा ना तो सबसे पहले उसका हाथ ही जाएगा स्क्रीन में ढूंढो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के लिए, बट वो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है। ड्राइवर के लिए इस तरफ से नीचे यहाँ पर एक लीवर दिया है, उसके ऊपर है, नीचे से उसको घुमाओगे सॉन्ग चेंज हो जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएगी। क्रूज़ कंट्रोल यहीं दिया गया है, बाकी टेलीफोनिक के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं और MID के कंट्रोल्स हैं। अब यहाँ पे बस वही है कि एक MID के अंदर ऐसी स्क्रीन हो जाए कि जिसमें आपका जो वो एनालॉग वाली चीज़ जो है वो बन जाए, मतलब ऐसे डायल वाली चीज़ भी बन जाती, मतलब एक ऐसा डिस्प्ले भी इसके अंदर यहाँ पर दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वो MID उसकी राइट साइड में ही जो है वो मोस्टली रहती है। अगर मैं कोई सी भी स्क्रीन लगाऊंगा ना तो वो देखो वो वाला पार्ट उसका राइट साइड में जो है वो रहता है। बाकी सीट्स वगैरह कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तो अगर मैं आगे भी बहुत आराम से ऐसे बैठा हूँ सीट पीछे पीछे करके, तब भी पीछे जगह है कि आराम से एक बड़ा फुल साइज एडल्ट जो है वो बैठ सकता है। स्पेशियस मतलब जो है वो गाड़ी लगी। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है गाड़ी के साथ में। ओवरऑल सब चीज़ें बढ़िया बनाई है। टाइप C पोर्ट जो दिए गए हैं, फ़ोन बढ़िया फास्ट चार्ज कर रहे हैं। उसी से मैंने एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट करा था, वायर्ड कनेक्ट करके मैं चला रहा था, मेरे को फ़ोन चार्ज करना था। वायरलेस भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी डार्क टाइम पे मेरे को नहीं मिली कि मैं आपको बता पाऊँ कि ओवरऑल इसके जो हेडलैम्प्स के थ्रोज वगैरह कैसे हैं। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी जो है वो आपको करके जल्दी से जल्दी बताऊँ, ठीक है। और जब विंडो अगर डाउन करके आप कभी चलाओगे ना, तो आपको ऐसे टर्बो विसल जो टर्बो पुल करता है ना, वो बहुत बढ़िया फील होगा, तो अच्छा लगेगा आपको कि टर्बो विसलिंग वगैरह जो देती है ना गाड़ी। एक चीज़ और करके बताता हूँ, 6 गियर में हूँ मैं, गाड़ी की स्पीड 50 से नीचे करता हूँ, और फिर मैं आपको गाड़ी पिक करके बताता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से जो है वो बिहेव करती है। क्योंकि ये देखो 39 पे हूँ, 6 गियर में हूँ, मैंने रेस पूरी दी हुई है, ठीक है, चल रही है धीरे धीरे। अंडर 1000 RPM जो है वो चले गए हैं। ओके 39-40, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ओवरऑल अगर स्पीड कम भी हो जाएगी और आप गियर शिफ्ट नहीं कर रहे हो हाईवे पे, तब भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ऑफ कोर्स आप इस तरीके से अगर मतलब स्पीड अप करना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ फिर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बट एक बार अगर जैसे आप ये देख लेते हैं कि कहाँ पर जाके पुल लेती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो अब आई है ये ऑलमोस्ट 2000 RPM पे। अब आइए इसमें ऑक्सीजन, ये 2500 RPM पे और 120 की स्पीड पे आप आ गए हो। ऑलमोस्ट 2500 RPM के आसपास में जो है वो गाड़ी क्रूज़ कर रही है, 2500 RPM के आसपास में 120 की स्पीड पे। डन है। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है गाड़ी का, स्टीयरिंग का आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इवन तो अगर मोड की भी मैं बात कर लेता हूँ, सेटिंग में जाते हैं, ये रही सेटिंग।
ये कॉन्फ़िगर भी आप इसको कर सकते हो। ये जो मल्टी सेंस प्रेसो मोड है इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और इसमें लाइव ये पर्सनल एम्बिएंट लाइट हो गया, अरे कहाँ गया वो, ड्राइविंग, ठीक है। स्टीयरिंग हाई पे कर रखा है मैंने, और अगर आपको लो चाहिए लो कर सकते हो। इंजन को भी आपको इको या नॉर्मल पे रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। फिर एक आपका ये कंफर्ट मोड है और एक ये इको सेंस मोड है। इसमें थीम वगैरह मतलब कलर जो है वो चेंज होता है। फिर आपका मल्टी सेंस कंफर्ट हो जाता है और ये आपका मल्टी सेंस प्रेस हो जाता है, ठीक है। कीप कंट्रोल, हाँ जी कर रहे हैं कंट्रोल, ठीक है। तो अपना बढ़िया कंफर्ट में आप चलने दो। एक्सेलरेटर वगैरह पे बढ़िया कमांड वगैरह रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गूगल इनबिल्ट है इसके अंदर, तो आपको ये एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले का लफड़ा नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपको मैप चलाना है तो आप इजीली जो है वो चला सकते हो। बहुत सारे ऐप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये देखो डायरेक्ट गूगल मैप जो है वो कनेक्ट कर लो और यहीं पे चला लो। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं आपका फ़ोन आप कनेक्ट करो, अच्छा लगता ही है। फिर वॉइस कमांड वगैरह देके आपको चीज़ें करनी है वो आप कर सकते हो। एक चीज़ लगा कि ये जैसे सपोज होता क्या है ना कि पीछे वाला कैमरा जो है वो ऑन द गो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो इस व्हीकल में, ठीक है। डायनामिक चेसी के अंदर आपके पास में यहाँ पर अगर आप ख़राब रास्ते वगैरह में जा रहे हो तो आप ये सब चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हो। रोल पिच, डायरेक्शन वगैरह का एंगल जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी स्क्रीन का डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह भी सही है और अच्छे से जो है वो विजिबल हो रहा है डे लाइट में। कोई और दूसरा कोई ऐसा रिफ्लेक्शन वगैरह भी ओवरऑल मेरे को कहीं डैशबोर्ड वगैरह में फील नहीं हुआ जो मेरे को ऑब्स्ट्रैक्ट करे व्यू मेरा, या साथ ही मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे किसी चीज़ से, ठीक है। सिटी में बस ये है कि थोड़ा सा ये पिलर हल्का सा लग सकता है कभी कभी टर्निंग वगैरह पे, तो आप हल्का सा आगे या इधर होकर देखेंगे। बाकी ओवरऑल आपका मोटा मोटा विजिबिलिटी का काम भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्विचेस दिए गए हैं आपके ओपन करने के लिए, सनरूफ वगैरह आपको ओपन करना है तो आप कर सकते हो। और स्टीयरिंग भी जो है वो आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुझे ओवरऑल रेनो डस्टर 1.3 मैनुअल चलाने में मज़ा आया है। अब 1.5 लीटर अगर आप सेल्टोस या क्रेटा परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो एक बार जाके चला के डेफिनेटली देखो यार, ये इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है, आपको मज़ा आएगा चलाने में। हर दूसरे घर के अंदर आपको क्रेटा या सेल्टोस जो है वो देखने मिल जाती है, बट आपको अगर कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, कुछ नया टेस्ट करना है ना, तो डेफिनेटली ये कर सकते हो आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। दैट्स इट। कुछ तो ये मेरा पीछे गिम्बल पड़ा हुआ है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये मत सोचना केबिन में से कुछ साउंड आ रहा है, वो उसकी गिम्बल का साउंड है, ठीक है। एक मिनट, ये अब बंद हो जाएगा, अब नहीं आएगा। चलो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ थोड़ा और, बाकी जब लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें और एक्सपीरियंस करेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी, हाँ अरे फ्यूल एफिशिएंसी देखो, सिटी में डेफिनेटली ये डबल डिजिट में जो है वो मेरे को गाड़ी दे रही थी माइलेज, बट मेरे को पता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में चलाऊंगा ना, क्योंकि सुबह सुबह अभी देहरादून में इतना ट्रैफिक था नहीं, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैं चलाऊंगा तो सिंगल डिजिट के आसपास ही, मतलब लाइक वही 8, 9, 10 के आसपास मिलेगा। हाईवे पे डेफिनेटली आप इससे बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब अगर आप अच्छे से चला रहे हो, 100 के आसपास क्रूज़ कर रहे हो ना, तो आप इससे 15-16 के आसपास माइलेज जो है वो निकाल सकते हो। टैंक टू टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इतने पावरफुल इंजन के लिए 160 bhp और 280 Nm का टॉर्क देने वाले इंजन के लिए बढ़िया पावर आउटपुट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था। आई थिंक अब तो मैंने सब चीज़ें कवर कर दी होगी। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स अच्छे लेती है गाड़ी, और ओवरऑल चलाने में भी जो है वो फन टू ड्राइव है। और बूट स्पेस बहुत बड़ा है, क्रेटा सेल्टोस से भी बहुत बड़ा है, मतलब सेगमेंट की इसके ऊपर वाले सेगमेंट में भी इतना बूट स्पेस नहीं मिलता जितना इसमें मिल जाता है आपको। तो और क्या चाहिए यार, मतलब वो चीज़ है। प्राइस चार्ट आप लोगों को देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लो एक बार, और यहाँ पे लगा दूंगा अगर याद रह गई तो आप लोगों को पता चल जाएगा ओवरऑल। ये ना टॉप मॉडल है, मेरे को नाम याद नहीं हुआ है वेरिएंट के अभी तक, आई एम रियली सॉरी। मैनुअल 1.3 के अंदर जो टॉप मॉडल है ना वो मैं चला रहा हूँ, उसी के अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है।